हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 14 जैव अणु की बात करेंगे इस वीडियो में, और जो लंबी क्लास होने वाली है उसका एक ही क्लास में पूरा रिवीजन, सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर होंगे। आप अपने नोट्स, अपना रफ और आप कॉपी लेके बैठें और पूरा उसको बड़े ढंग से अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन करें। कहाँ आपको प्रॉब्लम है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम का बहुत जल्दी समाधान किया जाएगा। पहला आज का हमारा टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो पहला इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के केस में आपके पास क्या है कि पॉइंट है कि अजैविक परमाणु तथा अणुओं से मिलकर बनाए जैव तंत्र। अनेक जैव अणु होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन हमारे पास है, न्यूक्लिक अम्ल है और लिपिड है, आदि से मिलकर ये बनते हैं। सबसे पहला बात है कि कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या है। मैंने आपको बता रखा है कि कार्बो जो हाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से हमारे पास बनते हैं। कार्बन के जलयोजित रूप कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अपने पास ग्लूकोज होता है, C6H बार है, O6 होता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं C6H2O का होल 6, तो ये इसको मैं किसकी फॉर्म में लिखा, मैंने इसको CxH2O का होल 6 की फॉर्म में लिखा। इसी को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के जलयोजित रूप। ग्लूकोज होता है, इसका सूत्र ये होता है, लेकिन सभी इस फॉर्मूले में नहीं बैठते। जैसे कि दो चीज, एक जैसे इसमें दिया है कि एक अपने पास क्या है, एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखो, C2H4O2 में। तो C2H4O2 में क्या हो गया, C2H2O का होल 2 आ जाएगा। तो इसमें बैठ रहा है ना फिट, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। रेमनोज है C6H12O5, ये जो है ये इस फॉर्मूले में नहीं बैठता, क्योंकि देखो मैं अगर इसको लिखूं H2O का होल 5 लिखूंगा तो 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं बैठेगा। 6 लिखूंगा तो ये ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। ये सही परिभाषा में नहीं बैठता और ये सही परिभाषा में बैठता, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो नई परिभाषा क्या होती है वो सुने आप। नई परिभाषा ये है कि ध्रुवण गुणनक पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, और जल अपघटन पर वो इसी प्रकार की इकाइयां देते हैं। उन्हीं का नाम क्या कहलाता है हमारे अकॉर्डिंग, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। बताइए यहां तक आपको कोई समस्या हो तो। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले हम आपसे। शर्करा, जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें शर्करा कहते हैं। ग्रीक भाषा में सैकेरोन का मतलब क्या होता है, शर्करा। वर्गीकरण के आधार पर तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड है, एक आपके पास ओलिगोसैकेराइड है और एक आपके पास पॉलीसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होता, और आप मोनोसैकेराइड के उदाहरण याद रखेंगे, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, एक राइबोज होता है। जिनका जल अपघटन में 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर दो डाइसैकेराइड प्राप्त होती हैं तो डाई, तीन होती हैं तो ट्राई, और चार होती हैं तो टेट्रा। डाइसैकेराइड के जल अपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकेराइड इकाइयां समान या अलग अलग हो सकती हैं। देखो जैसे हमारा पास यहां से आएगा सवाल, सुक्रोज के जल अपघटन पे, माल्टोज के जल अपघटन पे, माल्टोज के जल अपघटन पे दो ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती हैं तो ये सेम है, और सुक्रोज के जल अपघटन पे एक ग्लूकोज प्राप्त होता है और दूसरी क्या प्राप्त होती है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। पॉलीसैकेराइड, जिनके जल अपघटन पे अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, उन्हीं का नाम होता है कौन सा सैकेराइड, बताओ, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन, गौन। पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन शुगर कहते हैं। अपचायक क्षमता पे देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपचायी क्षमता के आधार पर उपचयी शर्करा, जो कार्बोहाइड्रेट फैलिंग विलियन और टॉलिंग विलियन को अपचयित कर देते हैं, यानी उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन समूह मौजूद होते हैं, उन्हें उपचयी शर्करा कहते हैं। सभी मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और राइबोज ये उपचयी शर्करा कहलाती हैं। अगला अगला है अनअपचायी शर्करा, जो इनको
जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह परिबद्ध होते हैं, जो फैलेंग और टॉलिन विलयन को अपचेत नहीं करती। याद रखेंगे, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आएगा। सुक्रोज है आपके पास, यहीं आएगा स्टार्च है, यहीं आएगा आपके पास कौन सा लोज है, बोलो सेल्यूलोज है, और यहीं आएगा आपके पास कौन सा, ग्लाइकोजन है। मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण है, जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उनका नाम एल्डोस होता है, जिनमें कीटोन होता है उनका कीटोस होता है। 3 कार्बन में ओस लगा दो, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। एल्डिहाइड लगा दो, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। कीटोन में कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज और कीटो हेप्टोस आ जाएगा। ग्लूकोज की बात कर लें, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है भाई, C6H12O6 होता है। मुक्त और संयुक्त अवस्था में होता है, फलों में होता है। बनाने की विधि, सुक्रोज के जल अपघटन पे एक ग्लूकोज प्राप्त होता है और एक क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। अम्लीय माध्यम में, स्टार्च में मैंने बताया था कि स्टार्च का आप अगर स्टार्च औद्योगिक स्तर पर, ये याद रखेंगे थोड़ा सा, तनु H2SO4 393 केल्विन 2 से 3 ATM दाब पर क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज प्राप्त हो जाता। ग्लूकोज की संरचना भाई, ग्लूकोज का सूत्र देखो भाई, C6H12O6 एल्डिहाइड होता है, एक कार्बन, दो का, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और नीचे होता है CH2OH। यहां से आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, OH 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 H H H H। सूत्र ये होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है। ध्यान रखना, ये कौन सा डिग्री कार्बन है, कितने से, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो 4 तो कार्बन होते हैं इसके अंतर्गत 2 डिग्री, और एक कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री। संरचना मैंने आपको बता रखी है। यही आपके पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये आपके 2 की पावर n से 2 की पावर 4 आप निकालेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 कितने समावयवी प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे 16 समावयवी इसके प्राप्त हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, यदि उसका अपचयन करा दें HI के साथ तो यहां से एक सीधी श्रृंखला प्राप्त हो जाएगी N हेक्सेन। तो जब इसका अपचयन कराते हैं HI के साथ तो क्या प्राप्त होता है, हमें N हेक्सेन प्राप्त होता है। तो ये क्या बताता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह मौजूद होता है। मतलब HI के साथ करा दे तो 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, आपको पता है। ध्यान से सुने आप, यहां से ये ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा देंगे तो ऑक्सिम बनाएगा, अगर HCN के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा। देखो आप सुने, आपको मैंने क्या बता रखा है कि कार्बोनिल समूह होता है, और इस कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर करवाओगे तो यहां से H2 होगा, यहां से O होगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया HCN का योग करवा दें, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो एक ही कार्बन पर CN भी आ जाता है, एक ही कार्बन पर OH भी आ जाता है, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और ये क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्सिम। अगर कोई ऑक्सिम बना रहा है और साइनोहाइड्रिन बना रहा है तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, उसके अंतर्गत कौन सा समूह मौजूद होगा, बताओ, C O समूह मौजूद होगा। और इस COO समूह को कौन सा समूह बोलते हैं, बताओ, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। ये देखो आपके पास यहाँ पे समझा रखा है भाई, ऑक्सिन बन रहा है, साइनोहाइड्रिन बन रहा है। ब्रोमीन के साथ अगर दुर्बल ऑक्सीकरण में 6 कार्बन परमाणु कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपके इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, Br2 ब्रोमीन जल के साथ। अब इसको भी देख लो आप, देखो यहाँ समझा दें कि आपके पास एल्कोहल के ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर आप प्रबल ऑक्सीकारक ले लें तो डायरेक्ट क्या होता है आपके पास, प्रबल ऑक्सीकारक ले लें तो ये किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। दुर्बल ऑक्सीकारक लें तो एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड से कितने, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये जो बन रहा है ना, ये कौन सा है, ग्लूकोनिक अम्ल है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण हो गया।
अब आपके पास है कि प्राथमिक एल्कोहल, मैंने बताया कि प्राथमिक एल्कोहल की उपस्थिति का परीक्षण कौन सी अभिक्रिया देगी? प्राथमिक एल्कोहल की उपस्थितिकरण की। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं और एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सैकेराइड, ये भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक। अब देखो ये CH2 है ना, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो गया। इसका मतलब एल्कोहल एल्डिहाइड बना होगा और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना होगा, तो आपके पास HNO3 के द्वारा हुआ। HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करवा दें, ये कार्बोक्सिलिक समूह है और इसका भी, तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि पहले एल्कोहल था, एल्कोहल चेंज हुआ किसमें? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड चेंज हुआ किसमें बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हुआ। तो हमें पता लग गया ना कि इसके अंतर्गत एक प्राथमिक समूह उपस्थित है, और प्राथमिक समूह उपस्थित है तो इसके ऑक्सीकरण से क्या बना? एल्डिहाइड बना होगा, और इसके ऑक्सीकरण से क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये तो दुर्बल की बात है, अगर डायरेक्ट ले लें तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, और HNO3 तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। 5 OH समूह होते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास ग्लूकोज ये है, तो ये आपके पास यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो H इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये वाला समूह इसमें जुड़ जाएगा। कितने हुए? 4 और 1 5। ये समूह जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो इसी का नाम होता है क्या? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है तो ग्लूकोज में कितने OH समूह मौजूद हैं? 5 OH समूह मौजूद हैं। ठीक है ना? अब ये बता रखे हैं ना, एल्कोहल की अभिक्रिया आप इसके साथ करवाते हैं तो यहां से तोड़ते थे आप, और ये बनाएंगे तो वही बनेगा आपके पास, यही तो बनता था, तो यही ऊपर है। तो इस व्यवस्था से हमें क्या पता लगा? इस व्यवस्था से हमें ये लगा कि इसमें कितने समूह उपस्थित है? 5 OH समूह इसके अंतर्गत प्रेजेंट हैं। आगे देखो, ये आपके पास क्या है, ध्यान से सुने। मैंने आपको ग्लूकोज का बताया था, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, OH 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 OH, ये तो है ग्लूकोज। ग्लूकोनिक अम्ल में क्या हो जाता है? COOH। और सैकेरिक अम्ल में क्या हो जाते हैं? दोनों COOH हो जाते हैं। बाकी सब चीज सेम है ना? आपको पता लग गया, ग्लूकोज ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोनिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड चेंज होगा किसमें? सैकेरिक एसिड में। DL संकेतन में देखो, मैंने आपको बताया है कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड में यदि OH राइट में है और ग्लूकोज में भी राइट में है तो उसका विन्यास क्या लिखेंगे? हम D+ लिखेंगे। और यदि ये OH लेफ्ट में है तो उसका विन्यास क्या लिखेंगे? हम L- लिखेंगे। तो ग्लूकोज के विन्यास में D आएगा। D का क्या मतलब है? OH कहाँ है? दाहिनी ओर है। इसके अलावा L समावेशी में OH बाईं की ओर। DL, D या प्लस ये दक्षिण होता है, L या माइनस वाम होता है। DL यौगिक का ध्रुवण गुणकता से कोई संबंध नहीं होता। किसी मोनोसेकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए इसके सबसे नीचे वाले असमित कार्बन की तुलना करते हैं। यहाँ तुलना की है, ये OH राइट में है तो क्या लिख देंगे? D+ लिखेंगे। अगर ये लेफ्ट में होता तो D- लिखेंगे। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन है कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। देखो सवाल आता है यहां से कि इसकी कौन सी साइक्लिक स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक साइंटिस्ट ने दी थी। वो साइंटिस्ट का नाम है हावर्थ। हावर्थ नामक वैज्ञानिक ने इसकी साइंटिस्ट ने दी थी। तो हावर्थ ने क्या बोला? हावर्थ से पूछे भाई इससे पहले कि अगर आपके पास ये एमीन है तो यहां से H2 निकलेगा और ये निकलेगा तो सिर्फ क्षार देगा। अगर मैं इसकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करा दूं तो क्या बनना चाहिए? ऑक्सिन बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें अल्फा तथा बीटा। अल्फा रूप का मेल्टिंग पॉइंट इतना, सांद्र विलयन पे क्रिस्टलीकरण, जबकि बीटा रूप का इतना होता है। इन सारी जो ये 3 पॉइंट हैं, इन सब की व्याख्या ग्लूकोज की कौन सी श्रृंखला से नहीं की जा सकती? ग्लूकोज की विब्रत श्रृंखला से नहीं की जा सकती। अगर ग्लूकोज की विब्रत श्रृंखला से इन सभी की व्याख्या नहीं की जा सकती तो क्या होता है? फिर इसकी चक्रीय संरचनाओं की आवश्यकता होती है। और चक्रीय संरचना किसने बनाई थी? हावर्थ ने बनाई थी। और उसकी तुलना करते हैं तो कुछ नहीं करना, 5वें कार्बन का आप H दे दो इधर, ऑक्सीजन तो यही रहेगा। अगर OH राइट में आ जाए तो उसका नाम होगा अल्फा D+ ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट में आ जाए तो उसका नाम होगा बीटा D ग्लूकोज प्लस। ये आप याद रख लें। ग्लूकोज के दोनों रूपों में केवल अंतर यहां है, ये राइट में है तो अल्फा होगा और ये लेफ्ट में है तो बीटा होगा। ये अल्फा होगा और ये क्या होगा बताओ?
ऐसे समावेवी को अल्फा रूप और बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। 5 सदस्यीय वलय से हम तुलना करते हैं, ये वाली वलय है। और 5 सदस्यीय वलय, 5 सदस्य एक ऑक्सीजन है, 6 सदस्यीय वलय है, और 6 सदस्यीय वलय का ही नाम होता है पायरेन। मैंने आपको बता रखा है कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। एक बार और आपको समझा देते हैं। देखो आपके पास यहां से स्टार्ट है ये वाला, ये तो आपको याद रखेंगे, इसमें H ऊपर है, इस वाले कार्बन में H नीचे है। तो ये पहला कार्बन है और ये आपका पहला कार्बन है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता रखी है ट्रिक, हम इसको कैसे करेंगे। तुलना, ग्लूकोज है तो ग्लूकोपाइरेनोस बोलते हैं, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोपाइरेनोस बोलते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी बीटा डी फ्यूरेन है ना, ये तो 1 2 3 4 5, ये भी फ्यूरेनोस। एक सेकंड रुके इसमें। ये अपने पास क्या है, ग्लूकोज के दो रूप होते हैं, एक अल्फा रूप होता है और एक बीटा रूप होता है ना। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये दोनों संरचना, इसकी तुलना हम किससे करेंगे बताओ, कौन सी वलय से करेंगे बताओ, पायरेन वलय से करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि देखो, आपको पता है ऊपर कौन आएगा, एच, एच ओ एच ओ एच। देखो आप पीछे पीछे वाला देखें, आपके पास ये रहा, इधर वाले एच एच ओ एच, इधर वाले ऊपर आएंगे, ठीक है ना। पर फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज के अंतर्गत होता है बेटा कीटोहेक्सोज, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज के जल अपघटन के प्राप्त होता है, प्राकृतिक है, सूत्र सेम होता है, लेकिन C2 पे क्या होता है, कीटोनिक समूह होता है, 6 कार्बन होता है, डी श्रेणी से संबंधित है, लेकिन ये कौन सा होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। ये 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 इसके प्रकाशिक समावेवी 2 × 2 × 2 बनेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसके प्रकाशिक समावेवी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसमें भी ये दो चक्रीय संरचनाओं में जो C कार्बन पर OH समूह के योगात्मक से प्राप्त होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसकी तुलना किससे करते हैं, फ्यूरेन से करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, OH राइट में होता है तो अल्फा बोलेंगे, OH अगर लेफ्ट में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ये माइनस है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, और फ्रक्टोफ्यूरेनोस वो ग्लूकोफ्यूरेनोस है, पाइरेनोस गलत लिखा है उसमें ना। इसकी स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, ये दो याद कर लें आप पूरा पूर्ण रूपेण, आपको बता रखा है अच्छे से तरीके से कैसे हमें क्या करना है। पर फिर भी आपको मैं बता दूं एक बार और, चलो देखो ध्यान से। पर इसको साफ करते हैं। देखो आपको पता है ग्लूकोज, सुने, ग्लूकोज के पास ये है, एक, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, OH। चलो पहले इसको बनाते हैं पूरा, ठीक है, कैसे, CHO, 1 2 3 4, 3 और 2 5 और एक 6, CH2OH, OH, 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 H, 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 H। कैसे बनाएंगे, ठीक है। बाकी OH, H, H, OH, OH, H, O, ये वाला O, ये इसको मैं यहां से ना, यहां से यहां ले रहा हूं, ये H, ये CH2OH। अल्फा में तो OH राइट में आएगा, इसमें लेफ्ट में आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला H ऊपर है, ये वाला H ऊपर है, ये वाला OH ऊपर है, ये वाला H ऊपर है, और इसको कर देना नीचे, और बाकी कहां जाएगा, ये ऊपर, इसमें चेंज कर देंगे सेम। बस ये याद रखना है आपको, बाकी कुछ याद नहीं रखना। डाइसैकेराइड की बात कर लेते हैं। तो डाइसैकेराइड में क्या होता है, ऐसा मान, यदि इनमें से मोनोसैकेराइड अपचाई समूह एल्डिहाइड और कीटोन आवंदित हो तो अनपचाई शर्करा कहलाती है। अनपचाई शर्करा याद रखेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन सा होगा बताओ, सुक्रोस होगा। और इसमें CHO समूह मुक्त होता है तो क्या होगा आपके पास, एक तो होगा आपके पास माल्टोस होगा, और एक आपके पास क्या होगा बताओ, लैक्टोस होगा।
ये आपके पास यहाँ होंगे। चलें आगे, आगे देखें भाई। सुक्रोज के जल अपघटन पे क्या है, सुक्रोज का जल अपघटन यदि हम करवा दें तो सुक्रोज के जल अपघटन पे दो चीज आएंगी। एक तो क्या बनता है, डी ग्लूकोज बनता है और डी फ्रक्टोज बनता है। तो अब ये डी ग्लूकोज भी है अपने पास और डी फ्रक्टोज भी है, इन दोनों में से वाटर निकल जाएगा तो कौन सा बंध बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध बन जाएगा। अगर इन दोनों में से मैं H2 निकाल दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सुक्रोज प्राप्त हो जाएगा। दोनों इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज के C1 तथा बीटा डी ग्लूकोज के C2 कार्बन के मध्य कौन सा बंध बनता है, ग्लाइकोसाइडिक। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अपचायी समूह क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में काम आता है, इसलिए कैसी है, अनपचायी शर्करा है। सुक्रोज क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, लेकिन जल अपघटन के पश्चात इसका घूर्णन चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है, वाम ध्रुवण गुणक होता है। ऐसी शुगर को कौन सी शुगर बोलते हैं बताओ, इनवर्ट शुगर कहते हैं। माल्टोज अपचायी है, इसमें क्या होता है, ये वाला होता है, ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, दोनों में से जल निकल जाएगा तो बंध बन जाएगा। इस बंध का ही नाम कौन सा बंध है, ग्लाइकोसाइडिक बंध है। विलयन में दूसरी समूह का जो C1 है मुक्त एल्डिहाइड मौजूद होता है, इसीलिए ये कौन सी शर्करा मानी जाती है बताओ, ये अपचायी शर्करा मानी जाती है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। यहाँ पे भी C1 कार्बन का ये C1 उत्पन्न होता है, मुक्त एल्डिहाइड होता है, इसीलिए ये कौन सी शर्करा मानी जाती है, अपचायी। तो ये तो होता है C1 और ये होता है क्या, C4। कौन सा बंध बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध, और इसी को क्या बोलते हैं हम, लैक्टोज बोलते हैं। आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड असंख्य मोनोसैकेराइड होती हैं, सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करना और कार्य है इसके। पौधों की बात कर लें, पौधों में संग्रहित रहता है, मनुष्य के आहार का मुख्य स्रोत है, दाल में, जड़ में, कंद, कुछ सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। ध्यान रखें, ग्लूकोज किसका बहुलक होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसमें एमिलोस होता है, एमाइलोपेक्टिन, ये स्टार्च का 15 से ये 80, घुलनशील है, घुलनशील नहीं है, ये असाकित है, ये साकित है। ग्लाइकोसाइडिक याद रखेंगे C1C4 है, ग्लाइकोसाइडिक याद रखेंगे C1C4 C1C6 है। अल्फा एमिलोस अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। यहाँ देखो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध। बात करते हैं किसकी, सेलुलोज की। पौधों की कोशिका वृद्धि का मुख्य अवयव है, बीटा डी ग्लूकोज की रिजु श्रृंखलाएं ग्लाइकोसाइडिक, बोलो कौन सा, C1 और आपके पास कौन सा बोलो, C2। C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक द्वारा किसका निर्माण होता है, सेलुलोज का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइकोजन क्या काम आता है, तो ग्लाइकोजन की बात करते हैं। चलो देखो, प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसकी संरचना में एमिलोपेक्टिन के समान है, तो इसे प्राणी स्टार्च कहते हैं। एमिलोपेक्टिन अधिक साकित होता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ देते हैं, ग्लूकोज में। यीस्ट और कवक में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, पहला पहला फर्स्ट महत्व देखो, पौधों तथा प्राणियों के जीवन के लिए जरूरी है, भोजन का मुख्य भाग है। वैद्य शहद का उपयोग करते हैं। वनस्पति में स्टार्च, जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोज को हम कहाँ, फर्नीचर के रूप में करते हैं। एक और चीज आप देख लें, सूती रेशों से प्राप्त सेलुलोज वस्त्र बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में दो एल्डोपेंटोज, राइबोज होता है और डीऑक्सीराइबोज होता है। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीन लिपिडों से मिलकर बनता है। तो बात करते हैं किसकी बताओ, प्रोटीन की। अरे भाई, प्रोटीन के मुख्य स्रोत किसमें होते हैं, दाल में, ये मूंगफली, मछली, अंडा, मांस में। शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है। प्रोटियोस ग्रीक भाषा का शब्द है, प्राथमिक महत्वपूर्ण। सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। अमीनो अम्लों में क्या होते हैं, दो समूह होते हैं, एक तो NH2 समूह होता है, एक COOH समूह होता है। अगर NH2 समूह है, NH2 समूह अल्फा कार्बन पे तो अल्फा, और अगर बीटा कार्बन पे तो बीटा अमीनो अम्ल। तो ये भी आप समझे कि प्रोटीन का जब मैं जल अपघटन कराता हूं तो पेप्टाइड, पेप्टाइड का जल अपघटन कराता हूं तो अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं तो पेप्टाइड बनते हैं, और पेप्टाइड से क्या बनती है, आपके पास प्रोटीन बनती है। अमीनो अम्ल अगर आपके पास जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या ज्यादा है वो अम्लीय है, NH2 की ज्यादा है वो क्षारीय है, और अगर दोनों की बराबर है तो क्या होगा, उदासीन होगा। आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते उनको भोजन में लेना आवश्यक होता है।
अनावश्यक जो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं उनको भोजन में लेना आवश्यक नहीं होता। एमिनो अम्लों के गुण की बात करें हम, क्रिस्टलीय ठोस हैं, जल में विलेय। ज्यूटर आयन का मतलब क्या होता है, ये H प्लस आयन त्याग देता है, ये ग्रहण कर लेता, तो दो चार्ज आ गए, एक प्लस और एक माइनस। इसी प्लस माइनस का ही नाम क्या होता है, ज्यूटर आयन होता है। उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं भैया, कि अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं। ग्लाइसिन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध अमीनो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा कार्बन असम्मित होता है, ये डीएल रूपों में होते हैं। NH2 समूह को बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना, ग्लाइसिन ध्रुवण अघूर्णक होता है। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या है, आप वाटर निकाल दो, पानी निकाल देंगे तो ये बंध बनता है पेप्टाइड। अगर दो करते हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन करते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि करते हैं, और बहुत ज्यादा जुड़ जाएं तो पॉली बन जाते हैं। प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अमीनो अम्ल अवशेष होते हैं, उनका आणविक द्रव्यमान इतना यू होता है। पॉलीपेप्टाइडों में प्रोटीन में कोई विभेद स्पष्ट नहीं आता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो अम्ल होते हैं। रेशेदार प्रोटीन क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान दें। रेशेदार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर होती है, रेसे जैसी होती है, बाल और नाखून में, क्रिएटिन, मायोसिन मांसपेशियों में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली बनाकर गोलाकार आकृति ग्रहण करती हैं, और कुंडली बनाकर उसमें कौन आती है बताओ, इंसुलिन। प्रोटीन की संरचना आकृति का अध्ययन 4 परतों में होता है। प्राथमिक संरचना, देखो इसको सुनो, ये प्रोटीन का वह क्रम होता है जिसमें अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड होती हैं, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम होता है। कुछ अमीनो अम्लों में परिवर्तन तीव्रता से संपूर्ण प्रोटीन अणुओं के रूप में बदलता है। द्वितीयक संरचना क्या होती है, दो होती है। इस संरचना का संबंध पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्वान होती है। अल्फा हेलिक्स संरचना में प्रत्येक अमीनो अम्ल का अवशिष्ट NH कुंडली के अगले मोड पर COOH समूह से कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखो ये वाला, ये NH वाला और ये OH वाला कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन। बीटा प्लीटेड शीट, ये सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लगभग अधिकतम विस्तार द्वारा खिंचकर रहकर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती है, और आपस में कौन सा बंध बनाती है, अंतर आणविक H बंध बनाती है। तो अंतर आणविक, अंतर अलग अलग है ना, अंतर आणविक, तो बीटा पैलिडी सेट में होता है। ये भी अच्छा है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना, ये द्वितीयक संरचना के और वलन को प्रदर्शित करती है। एक रेशेदार है, एक गोलाकार है। चतुष्क, कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती हैं, जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों की परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, ये बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, थोड़े डायग्राम है, एनसीईआरटी देख लेंगे। प्रोटीन में अगर आप क्या करोगे, जैविक संरचना में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमीय संरचना जैविक सक्रियता वाले प्राकृतिक प्रोटीन कहलाते हैं। अब आपने यदि उसमें क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिए, भौतिक परिवर्तन कर दिया, रासायनिक परिवर्तन कर दिया, पीएच में परिवर्तन कर दिया, तो हाइड्रोजन बंध वगैरह ये खुल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक और तृतीयक संरचना नष्ट होती है, लेकिन प्राथमिक संरचना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंडे के उबलने पर सफेदी का स्कंदन, दही जमना, ये सारी चीजें प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना इसमें आपको दिखाई गई है। अगला टॉपिक हमारा एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कराते हैं। एंजाइम के अंत में एस आता है। एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया के लिए ही जिम्मेदार होता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में जल अपघटित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, बहुत कम मात्रा होती है। सुक्रोज के लिए, अच्छा सवाल है ये, सुक्रोज के लिए 6.22 किलोजूल अम्लीय जल अपघटन में, तथा एंजाइम के लिए 2.15 किलोजूल प्रति मोल सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। विटामिन जानते हो भाई, विटामिन रोग हो जाते हैं, ABCD से लिखते हैं। बी के B1 B2 B6 B वाइटल एमीन से लिया गया है, महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हुआ, विटामिन जल में विले, वसा में विले, वसा में विले ADE के, जल में विले V और C। आहार से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ निकल जाते हैं, अतः हमारे शरीर में इनका संचयन नहीं होता। यकृत, एपिडोस, ठीक है ना। देखो आप याद रखेंगे, B1 की कमी से क्या होता है, रतौंधी,
बेरी बेरी, ये आपका कीलोसिस हो जाता है। B6 से मरोड़ पड़ना, विटामिन प्राणी रक्ताल्पा, एनीमिया, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, आरबीसी और रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम आ जाती है। न्यूक्लिक अम्ल महत्वपूर्ण होते हैं, ये कोशिका की सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले मुख्य जैवअणु होते हैं। किसी भी जीव में प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ये निर्देशित करते हैं, इनके कारण किसी जीव के अभिलाक्षणिक गुणों का अध्ययन होता है। तो बताइए आप, यहां तक आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर लीजिए। जो भी हमने पढ़ाया है उसको एक बार आप बता सकते हो कि कोई किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो। चलें आगे। देखो, क्रोमोसोम क्या होती है? ये धागे जैसी संरचना होती है भाई। बायोलॉजी वाले सुने, जो कोशिका के नाभिक में उपस्थित होते हैं, आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है, आरएनए में राइबोज होता है। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है और इससे बेस्ट समझ में आएगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H3PO4 होता है। आपको पता है नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। स्ट्रक्चर याद रह जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, साइड में दो चीज होती हैं, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। टाइड में तीनों चीज होती हैं, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। जब न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला बनती है तो न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। शर्करा क्षारक फॉस्फेट, शर्करा क्षारक फॉस्फेट का अगर मैं रिपीटेशन करा दूं तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल ही तो डीएनए आरएनए होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचना को इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। आरएनए की द्वितीयक संरचना में कुंडली केवल एक रज्जुक की बनी होती है, डीएनए में द्विकुंडली होती है। आरएनए तीन प्रकार के, संदेशवाहक मैसेंजर, राइबोसोमल आरएनए और ये आपका ट्रांसफर आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल के कार्य क्या है? रासायनिक आधार डीएनए सूचनाओं का संग्राहक है। डीएनए विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखता है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु स्व प्रतीकरण में सक्षम होता है। पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जुकों का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण। किसी प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, लेकिन किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण के लिए विशेष डीएनए होता है। हार्मोन पे आ जाएं, ये थोड़ा सा देख लें भाई, मैंने नहीं करवाया था पार्ट। हार्मोन अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनते हैं, रक्त में स्रावित हो जाते हैं और कार्यस्थल पर आप देखो स्टीरॉयड होते हैं। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, एंड्रोफिन कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। कुछ अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं जैसे एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन, ग्लूकागोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। एफिनेफ्रिन नॉन एपी बाह्य उद्दीपक की प्रतिक्रिया करता है। वृद्धि हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्रंथि से दो होते हैं। अमीनो अम्ल टायरोसिन आयोडीन मुक्त करता है। थायरोक्सिन की कमी से एक तो क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म जो मोटापे का, और आहार में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने का कारण बनती है। अधिकतर स्थिति को खाने वाले नमक में सोडियम आयोडाइड मिलाकर नियंत्रित किया जाता है। बढ़ी हुई मात्रा को हाइपर बोलते हैं। स्टीरॉयड में देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेड ग्रंथियों में पुरुषों में विषण, स्त्रियों में डिंब ग्रंथि बनते हैं। एड्रिनलिन कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन शारीरिक क्रियाकलापों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड में कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं और तनाव के प्रति भी सम्मिलित होते हैं। ये आप ध्यान रखें। मिनरलोकॉर्टिकोइड गुर्दे से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य ना करे तो इसके परिणाम स्वरूप एडी साइनिन डिजीज हो सकती है, जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया, दुर्बलता, तनाव होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिरलेनोकॉर्टिकोइड से इलाज ना होना तो रोग घातक हो जाता है। गोनेडों से निकलने वाले हार्मोन यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदारी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज में भारीपन, चेहरे पर
वाल शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी है। एस्ट्राडाइल महिलाओं का प्रमुख, एस्ट्रोजन बोल दें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के गौण लक्षणों के लिए रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदारी होता है। प्रोजेस्टेरोन निषेचित अंड की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता। ये आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें, और भाई आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा आपको होने वाला है, अन्यथा फिर आपको दिक्कत इसमें बहुत आएगी। तो आज के लिए क्लास को हम ऑफ करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक क्लास में हम हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आपको कहीं पे भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।